नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 16, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन और उसके माध्यम से बनने वाले यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कार्बनिक यौगिक हैं। कैसे यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक। और इनका अध्ययन जो है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत किया जाता है इनका अध्ययन? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ये जो है रसायन विज्ञान की एक शाखा है। कार्बनिक रसायन या जिसको ऑर्गेनिक रसायन भी कहते हैं, इसके बारे में पूर्व में कहा जाता था कि जो जीव जंतु होते हैं उनकी जीवन शक्ति के कारण, इसके लिए जीवन शक्ति सिद्धांत दिया गया था। उनकी जो जीव जंतुओं की जीवन शक्ति होती है उसके कारण उनके अंदर कार्बन युक्त यौगिकों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। लेकिन सन 1828 में फ्रेडरिक वोल्हर नाम के एक वैज्ञानिक ने, किसने? फ्रेडरिक वोल्हर। ठीक है, इन्होंने कब बताया? 1828 में यह बताया कि जो कार्बनिक रसायन होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनको कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किया और अमोनियम साइनेट नामक एक जो अकार्बनिक यौगिक था उसकी सहायता ली। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि जो कार्बनिक रसायनों के लिए जीवन शक्ति का सिद्धांत था वह सत्य नहीं था। कार्बनिक रसायनों को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये कार्बनिक रसायनों के अंतर्गत, कार्बनिक रसायन मतलब आप समझ रहे होंगे, जहाँ एक तत्व के रूप में कार्बन भी उपस्थित हो। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि कार्बन जो होता है उसमें चतुस्संयोजकता पाई जाती है। इस तरीके से कार्बन 4 संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 है और जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमको 2 4 प्राप्त होता है। उसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको दान करना या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना अत्यधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा के अधिक मान के कारण उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। तब अपने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन जो होता है 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने अंतिम कोश में अष्टक को जो कार्बन होता है वह पूर्ण करता है। इसीलिए अधिकतर यह सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। कार्बन का एक गुण भी यह है कि कार्बन के यौगिक कैसे बंध वाले होंगे? सहसंयोजी बंध वाले होंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कैसे होंगे? सहसंयोजी बंध वाले होंगे और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ के लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। ठीक है, इसे कार्बन का श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन के इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बन के साथ में कार्बन के जो जुड़ने का गुण है वो क्या कहलाता है? श्रृंखलन। ठीक है, तो श्रृंखलन के माध्यम से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ के लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य स्थित बंध, ये जो डैश का आपको चिन्ह दिख रहा है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बंध को प्रदर्शित करता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच स्थित बंध के द्वारा हम लोग हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांट सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? जब कार्बन और कार्बन के मध्य में एकल बंध होता है तो उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आइए एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन की रचना देखते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन स्थित हैं और प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकता होती है आप सभी जानते हैं कितनी होती है? 4 होती है यहाँ पर।
अब ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, गणना करके देख लेते हैं। इसकी संयोजकता 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 4। 2 इलेक्ट्रॉनों की इन दोनों कार्बनों के द्वारा आपस में साझेदारी की गई है, इसलिए इन दोनों कार्बनों के मध्य में एकल बंध बना है। बाकी सभी स्थानों पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस तरीके से एक एकल बंध वाले कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इसमें क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, इसीलिए आप सभी जानते हैं कि हम जो पूर्व लग्न होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसको जो है एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनके लिए पूर्व लग्नों का जो हाइड्रोकार्बन के लिए प्रयोग किया जाता है वो है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है। ये क्रमशः जिस क्रम में बढ़ रहे हैं, मेथ है तो 1 कार्बन होगा उसमें, एथ है तो 2 कार्बन होंगे, प्रोप है तो कार्बन की संख्या 3 होगी, ब्यूट है तो कार्बन की संख्या 4 होगी, पेंट है तो कार्बन की संख्या 5 होगी और हेक्स है तो कार्बन की संख्या 6 होगी। इस प्रकार से यह क्रम जो है आगे की ओर बढ़ता जाता है। कम से कम 6 संख्या तक आपको याद रखना है 10वीं कक्षा के लिहाज से, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, ठीक है। इसके साथ में ये हमारे क्या हैं, पूर्व लग्न हैं। इनको सामने की तरफ जोड़ा जाता है जब हम यौगिक का नामकरण करते हैं, ठीक है। इसके साथ में पूर्व लग्न के साथ में कोई अनुलग्न यानी सफिक्स भी जोड़ा जाता है। अनुलग्न और पूर्व लग्न को जोड़कर जो है हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। तो जो एल्केन होता है उसके साथ में हम अनुलग्न के रूप में एन शब्द को जोड़ते हैं, ठीक, एन शब्द को जोड़ते हैं। मैथ के साथ में जब एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, मेथेन, ठीक है। तो 1 कार्बन वाला जो हमारा एल्केन है वो क्या होगा, मेथेन होगा। 2 कार्बन वाला जो एल्केन है वो क्या होगा हमारा, एथेन होगा। 3 कार्बन वाला जो हमारा एल्केन है वो क्या होगा, प्रोपेन होगा। 4 कार्बन वाला जो एल्केन है वो ब्यूटेन होगा। 5 कार्बन वाला जो एल्केन है उसका नाम क्या होगा, पेंटेन होगा। और 6 कार्बन वाला जो एल्केन है उसका नाम हेक्सेन होगा, ठीक है। अब ये जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन नामकरण है जो हमने इनको नाम दिया है, वही हमारा IUPAC नामकरण है। कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है दिए गए यौगिक का IUPAC नामकरण कीजिए, ठीक है। तो IUPAC नामकरण करने के लिए आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाइड्रोकार्बन का ये जो आपके पूर्व लग्न है इनको आपको याद रखना है, साथ ही इनमें कार्बन की संख्या कितनी है उसको भी आपको याद रखना चाहिए और उसके साथ में आपको अनुलग्न को जोड़ते जाना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, ये जो N है यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है आके, वो जो है आपका एक कार्बनिक क्रियात्मक समूह है, वो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो IUPAC नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होगा जो कि एल्केन का नाम है, ठीक है। और एल्केन जो होते हैं उनको हम RH से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है एल्केन का सूत्र है, ठीक है। यानी ये जो R है इसके साथ में 1 हाइड्रोजन जुड़ता है, यही जो है हमारा अनुलग्न है, ठीक। मैथ जब इस एल्केन के अंदर से 1 हाइड्रोजन को हम आउट कर देते हैं या 1 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो यहाँ पर हमको R मूलक प्राप्त होता है। इससे पहले हम लोग आयनों के बारे में पढ़े हैं 9th क्लास में। तो जब हम आयनों को दर्शाते हैं, मान लो कोई हाइड्रोजन आयन है तो इसके ऊपर धन आयन लिखेंगे, क्लोरीन आयन है तो इसके ऊपर ऋण आयन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर R के साथ में हम डैश की सहायता से दर्शा रहे हैं। ये जो है हमारे सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करता है क्योंकि यह एक सहसंयोजी बंध यौगिक से प्राप्त मूलक है, ठीक है। तो ये जो R है इसको हम कहते हैं एल्किल मूलक। क्या कहते हैं, एल्किल मूलक, या इसी को हम एल्किल क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर
एल्केन से एल्किल समूह किस प्रकार से बनता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन का विस्थापन होने से और एल्किल समूह या एल्किल मूलक हमको प्राप्त होता है और एल्किल मूलक आपस में जुड़ के कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसी प्रकार से देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है वो है कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध के द्वारा। जिन कार्बन कार्बन में द्विबंध स्थित होता है दो कार्बनों के मध्य, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है उसको हम कहते हैं एल्किन। ठीक है, एल्किन। और ये जो एल्किन होता है, यहाँ पर आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताना भूल गए। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इस सूत्र की सहायता से आप कोई भी एल्केन का जो यौगिक है उसमें उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या निकालकर उसका सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो एल्किन होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन की संख्या में कमी आ जाती है क्योंकि ये जो दोनों कार्बन है वहाँ पर एक और बंध इन दोनों के मध्य में बढ़ जाता है। एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए पहला कार्बन जो है उसकी 4 संयोजकताएं होंगी, तो 1 और 1 2 और ये 3 और ये 4। दूसरा जो कार्बन है उसकी भी 4 संयोजकताएं होंगी, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। ठीक है, सभी संयोजकताओं पर क्या आकर जुड़ेगा? एक हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर एल्किन का निर्माण दो कार्बनों के मध्य में द्विबंध के द्वारा होता है, इसीलिए इसमें एकल कार्बन वाले यौगिक उपस्थित नहीं होते। ठीक, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है इन। ठीक है, इन अनुलग्न होता है। अब यहाँ पर दो कार्बन है तो मैथ है, दो कार्बन है तो इसका पूर्व लग्न क्या होगा? मैथ होगा। इसका अगर हमको IUPAC नामकरण करना हो तो इसका पूर्व लग्न होगा मैथ, और मैथ के साथ में आपको इन को जोड़ना है। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा? मैथिन। मैथिन। और मैथिन का सूत्र यहाँ पर क्या निकल रहा है आपका? C2, कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 और 4 H4। तो ये जो है आपका मैथिन का सूत्र है। ठीक, ये जो है हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक बार फिर से हम लोग जान लें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में बंधों की संख्या 2 या 3 होती है। एकल बंध वालों को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा प्रकार है वो है दो कार्बनों के मध्य में उपस्थित त्रिबंध के द्वारा। ठीक है, जब दो कार्बनों के मध्य में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उसको जो है हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। ठीक, और जो एल्काइन का आपका अनुलग्न होता है वो होता है आइन। ठीक, आइन अनुलग्न यहाँ पर जोड़ा जाता है। दो कार्बनों के मध्य में त्रिबंध होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्बन की 3 संयोजकताएं पहले कार्बन की यहीं पूर्ण हो गई, यानी यहाँ कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। दूसरे कार्बन की भी 3 संयोजकताएं यहाँ पर पूर्ण हो गई हैं, इसीलिए यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सूत्र निकल रहा है वो कुछ इस प्रकार से निकल रहा है। 1 और 1, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। ठीक है, तो C2H2। और जो इसका सामान्य सूत्र है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। इस प्रकार से जो है आप लोग इसका सामान्य सूत्र एल्काइन का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सूत्र हमने बनाया था 2 कार्बन वाला एल्काइन, उसका जो नामकरण करना है आपको IUPAC नामकरण, तो आपको ये जो हमारा अनुलग्न है आयन उसको पूर्व लग्न एथ
है, 2 कार्बन है तो H इसका पूर्व लग्न होगा और आयन इसका अनुलग्न होगा। सॉरी, यहाँ पर एथीन था, है ना। यहाँ पर पूर्व लग्न क्या होगा, एथ होगा, और यहाँ पर आयन इसके साथ में अनुलग्न जोड़ा जाएगा। ठीक, इससे पहले भी जो हम लोगों ने एल्कीन बनाया था वो एथ धन इन था, यानी एथीन था। अब यहाँ पर 2 कार्बन वाला हमने फिर से एथ लिखा है और उसके साथ में जो हमारा अनुलग्न है वो आयन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन। एथाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बनेगा तो एथेन, एल्कीन में बनेगा तो एथीन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बनेगा तो एथाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज की वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के अंतर्गत सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को जाना है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके अनुलग्न क्या होते हैं, पूर्व लग्न क्या होते हैं और उनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो अनुलग्न है उनको विस्थापित करके, अब यहाँ पर अनुलग्न के रूप में आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन सामान्य सूत्र में एल्केन में जुड़ा हुआ है, तो इन एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके और अलग अलग प्रकार के जब यहाँ पर आपके क्रियात्मक समूह आकर जुड़ते हैं तो नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जिन इन क्रियात्मक समूहों की वजह से ही इन हाइड्रोकार्बन यौगिकों के गुणधर्म निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह हम किसे कह सकते हैं, ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह। ठीक है, इसकी परिभाषा को लिख के देख, यहाँ पर आप क्रियात्मक समूह की परिभाषा देख सकते हैं। क्रियात्मक समूह परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो किसी मूलक के साथ जुड़कर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करता है, उसको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं कि जैसे आपका कोई कार्बनिक यौगिक है ना, उसके विखंडन के पश्चात उसमें से एक भाग अलग होता है और वह भाग अत्यंत ही क्रियाशील होता है जो किसी अन्य मूलक के साथ में जुड़ के और उसको कुछ विशिष्ट गुण प्रदान कर देता है, उसकी जो मूलक की प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस कर देता है। इस कारण जो है हम उसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। मतलब क्रियाशीलता और गुणों की निर्भरता किसी भी यौगिक की, जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, वो क्रियात्मक समूह के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ विशिष्ट क्रियात्मक समूहों के नाम तथा उनके सूत्र और पूर्व लग्न या अनुलग्न दिए हुए हैं। ठीक है, हम पूर्व लग्न और अनुलग्न जानते हैं। किसी भी जो कार्बनिक यौगिक है उसके पूर्व में जब नाम का कोई भाग जोड़ते हैं, है ना, तो उसको हम पूर्व लग्न कहते हैं। और जब IUPAC नेम लिखते समय अंत में हमारे क्रियात्मक समूह को जोड़ते हैं तो उसको अनुलग्न कहते हैं। तो पूर्व में क्रियात्मक समूह के नाम को जोड़ेंगे तो पूर्व लग्न कहलाएगा और अंत में जोड़ेंगे तो अनुलग्न कहलाएगा। चलिए देखते हैं क्रियात्मक समूह। पहला क्रियात्मक समूह है हेलोजन। हेलोजन को पूर्व लग्न के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो या आइडो, और इसका सूत्र ऐसे डैश, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे जोड़ा जाता है। दूसरा है एल्कोहल। इसको अनुलग्न यानी कि जो हमारा एल्किल समूह है उसके पश्चात जोड़ा जाता है और ये अनुलग्न है और इसको OH से दर्शाते हैं। ठीक, उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो अनुलग्न है वो है अल और इसको COH से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एक बंध के द्वारा तथा ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है और एक संयोजकता कार्बन की असंतृप्त अभी भी है। ठीक, उसके बाद में है चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका अनुलग्न ओइक अम्ल होता है और इसमें कार्बन के साथ में OH समूह एकल बंध के द्वारा तथा ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। एकल संयोजकता इसकी अभी भी खाली है। ठीक है, तो यहीं से जो है यह किसी एल्किल समूह से जुड़ता है। पांचवा है कीटोन। कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो ओन होता है और इसमें कार्बन के साथ में द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तथा कार्बन में 2 एकल संयोजकताएं असंतृप्त हैं। इस प्रकार से जो है जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो अपनी खाली संयोजकताओं के माध्यम से एल्किल समूहों से जुड़ जाते हैं और उनको जो है विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। तो क्रियात्मक समूह किस प्रकार से जुड़ते हैं और किस प्रकार से क्रियात्मक समूहों के जुड़ने पर हम यौगिक का नामकरण करते हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।